हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट JRFN सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का बेसिकली ये लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करने वाली हूँ। इस लेक्चर में पहले तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ कंसेप्ट है क्या, ठीक है, COC जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले तो हम देखेंगे ये है क्या हो वो समझेंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये टॉपिक जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनते हैं, इसलिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस यूनिट का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस आज ये जो क्लासिफिकेशन वाला जो लेक्चर है ना, ये जो आपको क्लासिफिकेशन जितनी भी दिखेगी आज के लेक्चर में, ये आपको कहाँ पे काम आएगी। एक तो आपको काम आएगी बिजनेस फाइनेंस जो आपका यूनिट नंबर 4 है, साथ ही साथ आपको पेपर 2 में एक यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स करके, राइट। तो वहां पे भी आज का लेक्चर रेलेवेंट रहेगा क्योंकि वहां पे भी ये क्लासिफिकेशन आपको काम आएगी। सेम कंसेप्ट है जो बिजनेस फाइनेंस में भी यूज होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। तो इस हिसाब से इस कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि दोनों ही यूनिट में सेम कंसेप्ट है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो दोनों यूनिट के लिए आपका काम चल जाएगा, राइट। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 11 ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 10 लेक्चर्स को मिस किया है या बाकी किसी यूनिट के भी किसी लेक्चर को मिस किया है तो सारी की सारी यूनिट्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहिए वहां से जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। लेक्चर बाय लेक्चर सारी के सारी सीरीज को कवर कीजिए सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में, साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है उन सबके लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती हैं तो उन सबका सबसे पहले मैं शेयर आपको टेलीग्राम पे जरूर से करती हूँ। तो जाइए वहां से जाके उस चीज का भी बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले तो हम क्लासिफिकेशन समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ कंसेप्ट है क्या, राइट। एंड ये ना एक ही लेक्चर में खत्म नहीं होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक, इसके अंदर और 1-2 लेक्चर और आएंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाके कंप्लीट होगा, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज खत्म नहीं होने वाला है, इसका क्लासिफिकेशन मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ टॉपिक आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा 1-2 लेक्चर्स तक जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ रिटर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ एन इन्वेस्टर्स फंड। जब भी आप पैसा कैपिटल किसी भी इन्वेस्टर से क्या करते हो, रेस करते हो, तो जब भी आप पैसा रेस करने जाओगे किसी भी इन्वेस्टर से तो बट ऑब्वियस है वो इन्वेस्टर आपसे क्या मांगेगा, वो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ही क्यों करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कुछ रिटर्न चाहिए, राइट। तो वो रिटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। से फॉर एग्जांपल अगर आपने फंड्स बोरो किए, पैसे बोरो किए तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने फंड्स इक्विटी के फॉर्म में लिए हैं तो उधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, उधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा आपका स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होना और डिविडेंड होना, राइट। 2 ही तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम करता है। अगर आप पैसे बोरो करते हैं तो आप क्या करोगे, अगर आप पैसे बोरो कर रहे हो यानी आप क्या कर रहे हो, आप डेट के फॉर्म में पैसा लेके आ रहे हो तो आप उस पे क्या दोगे, आप उस पे अपने इन्वेस्टर को क्या दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, राइट। लेकिन यही पैसा अगर आप इक्विटी के फॉर्म में किसी इक्विटी शेयर होल्डर से लेके आ रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको रेगुलर डिविडेंड्स पे करोगे, साथ ही साथ जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, ठीक है, उसको भी आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाओगे सो दैट उसको क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके, राइट। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द रिटर्न जो आपको अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना है बिकॉज वो आपके बिजनेस में अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रहा है। आइदर वो फंड्स को डेट के तौर पे भी इन्वेस्ट कर सकता है या इक्विटी के तौर पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ रिटर्न तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब
कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ना दो एस्पेक्ट्स हैं, दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। बेसिक मीनिंग की क्लैरिटी आ गई होगी तो ये चीजें समझना इजी है। सबसे पहली चीज जो होती है वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज्ड। ये क्या है? जब भी आप कोई भी फंड को यूज करते हो तो वहां पे रिटर्न जो है इन्वेस्टर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, राइट? जब भी आप फंड्स को रेज करते हो तो ऑब्वियस है वो इन्वेस्टर क्या करता है, आपसे कुछ ना कुछ रिटर्न को एक्सपेक्ट करता है, राइट? जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप सब लोगों में ने मोस्टली शार्क टैंक करके एक एपिसोड आता था, या अभी भी आ रहा है शायद, वो देखा होगा। तो उसमें क्या दिखाया था कि जब भी वो लोग डेट के तौर पे पैसा देते थे तो वो डेट पे क्या बता देते थे, तो सामने वाले स्टार्टअप वालों को क्या बताते थे कि हम आपसे क्या लेंगे, जितना हम आपको डेट दे रहे हैं उस पर हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। कितने परसेंट पे? 12% पे। तो ये 12% क्या है? ये कॉस्ट ऑफ फंड है ना। 12% पे उनको हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा या हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ फंड्स, राइट? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ फंड्स। मैं जो पैसे ले रही हूं आइदर इक्विटी के तौर पे या डेट के तौर पे, उसका कॉस्ट कितना होने वाला है, यानी उसके बदले में मुझे सामने वाले इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न देनी पड़ेगी, वो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? सेकेंड चीज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कम से कम कितना रिटर्न देना है अपने इन्वेस्टर को, राइट? कितना आप उनको कैश फ्लो देने वाले हो। वो लोग जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ डेट, आप उनको मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम आप उनको कितना रिटर्न दोगे, ये उनको आपको पहले से बताना पड़ेगा और आपको उनको पहले से समझाना पड़ेगा, राइट? और साथ ही साथ आपको भी माइंड में रखना पड़ेगा कि कम से कम मुझे इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो देना ही है, आइदर वो इक्विटी वालों को देना है या डेट वालों को देना है, लेकिन वो मिनिमम रिटर्न कितना होगा वो मुझे एज अ ओनर ऑफ अ बिजनेस मुझे अच्छे से पता होना चाहिए जब भी मैं क्या करती हूँ, कैपिटल को रेस करती हूँ। ठीक है, आई होप बेसिक क्लैरिटी आ गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली मीन्स अ रिटर्न जो आप प्रोवाइड करते हो अपने इन्वेस्टर को, बिकॉज वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो थोड़ी एक बेटर बोलते हैं ना क्लैरिटी आ जाएगी और भी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। तो अलग अलग डेफिनेशंस दिए हुए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन दिया है जॉन हैम्पटन ने। उनके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जॉन हैम्पटन के हिसाब से क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न यानी आरओआर। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है? आपका आरओआर कितना है, या जिसको आप आरओआई भी बोलते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। ठीक है, आप रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, ताकि आपके फर्म की ओवरऑल वैल्यू बढ़ सके मार्केट में। तो उसी को जॉन हैम्पटन के हिसाब से क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में, ये जो इजरा सोलोमन वाला डेफिनेशन है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है। क्यों? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट को ना बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इजरा सोलोमन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कम से कम कितनी मुझे अर्निंग दोगे जब मैं आपके यहाँ पे क्या करूंगी, आपके बिजनेस में कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करूंगी, तो मुझे कम से कम कितना रिटर्न में पैसा मिलेगा, कितनी मेरी अर्निंग होगी एज अ इन्वेस्टर। जब मुझे वो पता चल जाता है तो वही है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज आप कोई अपना बिजनेस लेके और मैंने बोला कि ठीक है मैं आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए डालने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? उसके बदले में मुझे आपसे 12% इंटरेस्ट रेट चाहिए, मैं आपको डेट देने के लिए रेडी हूँ। तो वो 12% क्या है? दैट इज योर मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग। इतना तो आपको सामने वाले को देना ही पड़ेगा, राइट? सो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली बोलूँ तो रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है एज एन इन्वेस्टर। और दूसरे साइड से जो कंपनी होती है वो क्या देखती है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं इतना कैपिटल रेज कर सकूं, राइट?
थर्ड डेफिनेशन क्या है? मिल्टन एच स्पेंसर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म रिक्वायर्स एज अ कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में जो आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग की क्लैरिटी आ गई होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली मीन्स द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, यहाँ रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो। जो जितना भी मिलेगा वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, या कंपनी के वर्ड्स में बोलूं तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई होप कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो क्लियर है। कमिंग टू, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लासिफिकेशन है, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना कॉस्ट दिए हुए हैं जो आपको एक एक करके समझने। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉस्ट क्या होता है, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होता है, कॉम्पोजिट कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऐसे करके टोटल 8 टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कॉस्ट के इनफैक्ट। तो 8 के 8 टाइप आप अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये 8 के 8 टाइप्स आपकी जो यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, ठीक है, वहां पे भी आपको काम आएगा। तो दोनों ही तरीके से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस यूनिट के लिए भी, बिजनेस फाइनेंस के लिए भी और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए भी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हर एक कॉस्ट को। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा है आपका फ्यूचर कॉस्ट। अब मैं दो साथ में कराऊंगी, उसका रीजन यही है कि दोनों ना बहुत ही ऑपोजिट टाइप में जाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? रिप्रेजेंट्स अ कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड फॉर फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट। ऐसा खर्चा जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो मैं खर्चा कर चुकी हूँ ऑलरेडी, दैट इज माय हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, और वो कैसे पता चलती है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। मुझे कैसे पता चलेगा किस प्रोजेक्ट में मैंने कितना पैसा लगाया था? तो वो जब मैं अपना पास्ट डेटा उठाऊंगी और उसको कैलकुलेट करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, राइट? कमिंग टू सेकेंड जो है आपका फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट क्या रहता है? रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फॉर फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट। कितना पैसा आप फ्यूचर में रेज करने वाले हो उसके लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, एक्सपेक्टेड सीओसी क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है आपका। जो भी पैसा आप फ्यूचर में रेज करना चाहते हो उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम फ्यूचर कॉस्ट कहते हैं। फ्यूचर में जो भी मैं पैसा रेज करना चाहती हूँ उस पैसे के लिए मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम फ्यूचर कॉस्ट कहते हैं। और ऑब्वियस है आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड रखोगे ना, आप एक अंदाजा लगाओगे, एक अनुमान लगाओगे कि ठीक है इतना होना चाहिए। ठीक है, और ये फ्यूचर कॉस्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको कौन काम आता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट हेल्प्स इन predicting the future cost and provide an evaluation of the past performance when compared with the standard cost। आपको क्या करना होता है? जब भी आपको फ्यूचर कॉस्ट पता करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आप क्या करते हो? आप हिस्टोरिकल कॉस्ट की मदद लेते हो जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट करते हो कि मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी। और वो प्रेडिक्शन कैसे होगी? आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ और चेक करोगे कि ठीक है मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, मेरी फ्यूचर कॉस्ट क्या है। ठीक है, और फाइनेंशियल डिसीजंस के केस में फ्यूचर कॉस्ट आर मोर रेलेवेंट देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट का ज्यादा मीनिंग है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्यों? हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हो गई, जो खर्चा आप कर चुके हो वो तो हो गया ना, राइट? लेकिन फ्यूचर कॉस्ट ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? ज्यादा रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन आपको पता होना चाहिए। मेरे इन्वेस्टर्स फ्यूचर में मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर मैं पैसा रेज करती हूँ, तो वो अगर मुझे आज ही पता होगा तो मैं उस तरीके से अपने बिजनेस को चलाऊंगी, उस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगी, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। और यही रीजन है क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है आपस में, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई होप हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, फ्यूचर कॉस्ट क्या है, ये अच्छे से क्लियर है। ठीक है,
कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट जो है आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट और कॉम्पोजिट कॉस्ट। अब नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक कॉस्ट यानी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो खर्चा होगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट, राइट। और कॉम्पोजिट यानी वो भी अपने नाम से क्लियर है, जब मिक्स में 2-3 प्रोजेक्ट के लिए या 2-3 चीजों के लिए मिक्स में जब आप कोई खर्चा करते हो तो दैट इज योर कॉम्पोजिट कॉस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, आप देखते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ अ specific source of capital such as equity share, preference share, debenture, retained earnings etc. Specific cost क्या है, जब भी आप स्पेसिफिकली आप सिर्फ सपोज पैसा किससे रेज कर रहे हो, सपोज आप सिर्फ डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो, तो डिबेंचर्स पे रेज करने पे आपको कितना रिटर्न देना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो दैट इज योर स्पेसिफिक कॉस्ट। क्यों, सिर्फ आप डिबेंचर की बात कर रहे हो, राइट। वैसे ही अगर सिर्फ आप इक्विटी की बात करते हो तो इक्विटी पे कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, दैट इज योर स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है। आई होप स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है ये क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड जो है आपका कॉम्पोजिट कॉस्ट। कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हो सकता है जब भी आप पैसा रेज करने जाओ, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप कैपिटल को रेज करने जब भी जा रहे हो तो हो सकता है, जरूरी नहीं ना आप हमेशा स्पेसिफिक कॉस्ट को यूज करो, हो सकता है आपने कुछ पैसा डेट के तौर पे लिया हो प्लस कुछ पैसा आपने इक्विटी के तौर पे रेज किया है, तो दोनों को मिला के जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा वो होता है आपका कॉम्पोजिट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड है, 2-3 चीजों को, 2-4 सोर्सेस को मिला के जब आप पैसा रेज करते हो, सो दैट इज योर कॉम्पोजिट कॉस्ट, ठीक है। आई होप बेसिक मीनिंग क्लियर है। और जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल इवेल्युएट करते हो तो आपको देखना चाहिए आपकी कंपोजिट कॉस्ट एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है, उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली कंपोजिट कॉस्ट यूजफुल रहेगी कि स्पेसिफिक कॉस्ट यूजफुल रहेगी, राइट। अगर कोई प्रोजेक्ट में मैं मिक्स में पैसा लगा रही हूँ, कुछ पैसा मैं अपना डेट का लगा रही हूँ, कुछ इक्विटी का लगा रही हूँ, तो वेदर वो लगाना, वो पैसा इन्वेस्ट करना सही है भी कि नहीं है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, कॉम्पोजिट कॉस्ट क्या है, ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट जो है आपकी एवरेज कॉस्ट एंड नेक्स्ट है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द weighted average cost of capital calculated on the basis of cost of each source of capital and weights are assigned to the ratio of their share to the total capital फंड्स। एवरेज कॉस्ट सिंपली क्या है, एवरेज कॉस्ट सिंपली मीन्स पर यूनिट के हिसाब से, एवरेज क्या होता है, पर यूनिट ना, पर यूनिट पे कितना खर्चा लग रहा है, पर शेयर के पीछे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, एवरेज कॉस्ट का दूसरा आप क्या बोल सकते हो, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप कितना पर यूनिट पे पैसा दे रहे हो रेज करने के लिए, सो दैट इज योर एवरेज कॉस्ट, ठीक है। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ना, ये हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं, सो डोंट यू वरी, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली हम डिटेल में समझेंगे, बट टाइम बीइंग के लिए एवरेज कॉस्ट क्या है, सिंपली मीन्स पर यूनिट का कॉस्ट, ठीक है। दूसरी तरफ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अनदर रुपी ऑफ न्यू कैपिटल, जब भी आप एडिशनल पैसा रेज करते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको अपने बिजनेस के लिए 5 करोड़ चाहिए थे, आपने रेज किए, ठीक है। अब बिजनेस करते गए फिर सडनली आपको रियलाइज हुआ मुझे 5 नहीं 6 करोड़ चाहिए थे, यानी मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, अब 5 करोड़ तो मैं ऑलरेडी रेज कर चुकी हूँ, राइट। अब मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ क्या है, ये 1 करोड़ जब आप रेज करोगे, सो दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट, जो नया कैपिटल आप रेज कर रहे हो उस पर एडिशनल कितना आपको लेना है, राइट, एडिशनल कितना आपको पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, सो दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आई होप एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये क्लियर है। एवरेज कॉस्ट सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट सिंपली मींस द एडिशनल कॉस्ट ऑफ बियरिंग एडिशनल कैपिटल। जो भी एक्स्ट्रा पैसा जब आप रेज करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या इनका करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है।
आई होप ये भी क्लियर है। कमिंग टू लास्ट फाइनल दो टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक है एक्सप्लिसिट कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, आपका IRR है, विच अ फर्म पेज फॉर प्रोक्योरिंग द फाइनेंस। जब भी आप क्या करते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सिंपली क्या है? कम से कम आपको कितना रिटर्न पे ऑफ करना पड़ेगा जब भी आप पैसा बाहर से रेस करके आते हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ implicit cost क्या होगी? Implicit cost represents the rate of return which can be earned by investing the funds in alternative investment. Implicit cost क्या है? जब आप अपने बिजनेस के लिए पैसा, जो रेट ऑफ रिटर्न है, IRR है आपका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो कैसा रहेगा? वो आप अर्न करोगे किससे? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट सिंपली क्या है? जब आप अपने बिजनेस से बाहर से पैसा रेज करके आते हो, ठीक है, और उसके लिए जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ता है वो है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी तरफ इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? जब भी आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा रेज करना है तो आप बाहर नहीं जा रहे हो, उल्टा आप अपने कंपनी के अंदर ही, इनसाइड ही, किसी और प्रोजेक्ट में, अदर प्रोजेक्ट में आप क्या कर लेते हो? पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो, और उसमें से जो भी आपको अर्निंग आएगी उसी अर्निंग को आप क्या करते हो? यूज करते हो टू फाइनेंस योर अनदर प्रोजेक्ट। सो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वही आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आप एक जगह पैसा ना लगा के जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है वहां पे पैसा लगा रहे हो, और उससे जो भी अर्निंग हो रही है उसी से अपने बिजनेस को फंड कर रहे हो। इसका सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का या इम्प्लिसिट कॉस्ट का आप बोल सकते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपको 2 घंटे हैं, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस 2 घंटे में पढ़ाई करोगे या तो आप बुक रीडिंग करोगे, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? आप बुक रीडिंग ना करके वो 2 घंटे अपने पढ़ाई के लिए यूज करो, तो वो क्या हुआ? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। क्यों? 2 घंटे में दोनों काम हो सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? दोनों में से एक काम जो किया, आपने बुक रीडिंग करना छोड़ के आपने इंस्टेड क्या किया? दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज किया। आपने बोला नहीं, मैं बुक रीडिंग नहीं करूंगा, मैं तो पढ़ाई करूंगा, राइट। सो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, या जिसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हो, ठीक है। ये वो कॉस्ट है जब आप जिसको क्या करते हो? फोरगॉन करते हो ना। आपने बुक पढ़ना छोड़ के आपने क्या किया? आपने इंस्टेड पढ़ाई करना ज्यादा वैल्यूएबल समझा, राइट। वैसे ही इम्प्लिसिट कॉस्ट में भी आप क्या करते हो? अपने बिजनेस में आपके 3-4 प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो आप क्या करते हो? अपने बिजनेस के अंदर ही आप क्या करते हो? किसी और प्रोजेक्ट में पैसा रेज करके, इन्वेस्ट करके, आप क्या करते हो? उसमें से जो भी अर्निंग करते हो उसी से दूसरे किसी बिजनेस के प्रोजेक्ट को फंड कर लेते हो। सो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज बोलते हैं ना, एज अ टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसको और 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, जिसको मैं धीरे धीरे करके कवर अप करूंगी, सो दैट आपका अच्छे से ये टॉपिक भी कवर अप हो जाए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 110% आता ही आता है, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।